गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो है एल्कोहल फिनोल पार्ट 6 पढ़ा था। आज जो है हम एल्कोहल फिनोल पार्ट 6 को लेके आए हैं। तो इसमें हम जो है एग्जाम्पल नंबर जो एग्जाम्पल है 11.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11.3, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि इन फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन 11.3 है। इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट द increasing order of boiling points, increasing order of their boiling points, ठीक है। तो कुछ अपने पास एग्जांपल दिए हैं। पहला है पेंटेन 1 ओल, उसके बाद में है ब्यूटेन 1 ओल, उसके बाद में एथेन 1 ओल। नेक्स्ट है एथेन 1 ओल, एथेनॉल ही लिख रखा है, सॉरी। थर्ड है एथेनॉल, एथेनॉल के बाद में है प्रोपेन 1 ओल। फोर्थ है प्रोपेन 1 ओल, और प्रोपेनॉल के बाद में है मेथेनॉल। फिफ्थ वाला है मेथेनॉल। तो ये हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ जो कंपाउंड्स हैं वो 5 दिए हुए हैं। हमारे पास कितने कंपाउंड दिए हैं? 5, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा पेन चला देते हैं, गर्मी सी लग रही है। तो पेंटेन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल, एथेनॉल, प्रोपेन 1 ओल एंड मेथेनॉल, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें ये सभी के सभी आप लोगों को पता है अल्कोहल है, और सभी के सभी जो है 1 डिग्री अल्कोहल है सबके सब। तो यहाँ पे वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमारा आंसर लग जाएगा। जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है उसमें वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा होता है तो नहीं, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिपेंड करेगी कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है। और हमको पता है कार्बन चेन बढ़ने के साथ साथ प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ने की वजह से जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी कम होती है। तो मेथेनॉल में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद में एथेनॉल, एथेनॉल के बाद में प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल के बाद में ब्यूटेनॉल, और ब्यूटेनॉल के बाद में पेंटेनॉल। तो ये हमने आंसर दिया ऑन द, इसका आंसर लगेगा ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ the carbon chain, increasing of the carbon chain, inductive effect is increased, inductive effect is increased। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, एंड द कैपेसिटी ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डिक्रीज। तो इस बेसिस पे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चंस का आंसर निकाला है। आप लोगों को बता दो, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है, यहाँ 5 कार्बन की चेन है, यहाँ 4 कार्बन की चेन है, यहाँ 2 कार्बन की चेन है, या 3 कार्बन की, और यहाँ 1 कार्बन की चेन है। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का नंबर संख्या बढ़ता है, एल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ती जाती है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो बढ़ता जाता है। और इंडक्टिव इफेक्ट जब बढ़ता जाता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब कम होगी तो क्या होगा? हमारे पास में उसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो कम होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेथेनॉल में होगी, फिर एथेनॉल में, फिर प्रोपेनॉल में, फिर ब्यूटेनॉल में, फिर पेंटेनॉल में होगा, ठीक है। तो ये आपका पहले 11.3 का ए वाले का आंसर था। नेक्स्ट है 11.3 का बी क्वेश्चन। 11.3 का बी,
11.3 का बी क्या है? पेंटेन 1 ऑल, 1 ऑल। बी का फर्स्ट, बी का सेकंड क्या है? एन ब्यूटेन, थर्ड है एथोक्सी एथीन। देखो इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5। इसका फॉर्मूला है पेंटेन 1 ऑल। इसका फॉर्मूला जो है CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज ब्यूटेन। और एथोक्सी एथेन का फॉर्मूला है CH3 CH3O CH2 CH3, दिस इज नॉन एज एथोक्सी एथेन। ठीक है, एथोक्सी एथेन है, ये ब्यूटेन है, ये है। देखो आपको पता है एल्केन और एल्केन में, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो आपका एल्कोहल का होगा, मतलब 1 नंबर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो इसमें और इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती, क्योंकि ऑक्सीजन टर्मिनल कंडीशन पे नहीं है। इसके अंदर जो वांडरवाल फोर्स है, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो है नॉन पोलर, जिसको क्या बोलते हैं हम? लंदन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लंदन फोर्स, क्योंकि एल्केन जो होती है नॉन पोलर होती है नेचर में, और जबकि ईथर होता है इसमें पोलरिटी प्रेजेंट है, तो इसमें कौन सा अट्रैक्शन होगा? डीपी अट्रैक्शन होगा। जबकि इसमें कौन सा, एल्केन में कौन सा होगा? लंदन फोर्स। और लंदन फोर्स जो होता है वीकर होता है, जबकि डीपी अट्रैक्शन, डाइपोल अट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो फिर उसके बाद में थर्ड का हो जाएगा, और उसके बाद में जो है सेकंड का हो जाएगा। तो इस वाले का आंसर ये वाला हो जाएगा। इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो ये जो है अपना 11.3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम लोग चलते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ द अल्कोहल एंड फिनोल। ठीक है, पैरेलल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। देखो बच्चों, अल्कोहल और फिनोल की केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होती है वो हम देखते हैं। कि अल्कोहल जो होता है वो एक जो है एम्फीटेरिक नेचर का सब्सटेंस है। कैसा नेचर है? एम्फीटेरिक नेचर का सब्सटेंस बोलेंगे, या फिर हम बोलते हैं एम्फी रिएजेंट है। कैसा है? एम्फी रिएजेंट्स। तो अल्कोहल का नेचर जो होता है वो कैसा होता है? एम्फी रिएजेंट्स होता है। एम्फी रिएजेंट्स का अर्थ होता है कि कभी तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और कभी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो एम्फी रिएजेंट्स का मतलब क्या हो गया? इट बिहेव एज टू टाइप। कभी कभी जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल, और जो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, कभी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और कभी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल की जो नेचर होती है वो एम्फी रिएजेंट्स होती है। कभी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज की तरह बिहेव करता है, कभी वो इलेक्ट्रोफाइल की स्पीसीज की में बिहेव करता है। तो हम दोनों कंडीशंस को बात करेंगे। पहले न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव को बात करेंगे अपन, और जब हम फिर दूसरा हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो न्यूक्लियोफिलिक बिहेव ऑफ द, नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए न्यूक्लियोफिलिक बिहेव ऑफ द अल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक बिहेव ऑफ द अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि जब अल्कोहल
तो इसके अंदर लिखना आप लोग when alcohol behave as the Ram, when alcohol is behave as a nucleophile, alcohol behave as nucleophile, then its nature, then its O and H bond is break. कि जब एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, एल्कोहल थोड़ा एक गिलास पानी लगाना है, when alcohol behave as a nucleophile then its OH bond is break. ठीक है, देखो कैसे, जैसे ये हमारा एल्कोहल है, दिस इज द एल्कोहल, और इस एल्कोहल में सपोज कीजिए कोई इसके पास में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ गया, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके पास में आएगा तो आप लोगों को पता है कि इसके पास में ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अल्कोहल के पास में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं किसके पास चले जाएंगे, इस कार्बोकैटायन के पास में चले जाएंगे। तो ये इस समय न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, हम जानते हैं न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती है, न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, जो कैसी स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होने की वजह से ये लॉन पेयर जो है किसके पास चले जाते हैं, कार्बोकैटायन के पास में चले जाते हैं। तो इस एल्कोहलिक ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो आर ओ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये आर इसके साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखो, अब ये वाला बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये वाला बॉन्ड है। ऑक्सीजन अपने आप में कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से वो क्या करता है, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने की वजह से इस ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग कि इसमें जब अल्कोहल का नेचर न्यूक्लियोफाइल का है तो बताइए इसमें O और H वाला बॉन्ड टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, टूट रहा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से हम ये कहेंगे कि जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। ये मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। व्हेन अल्कोहल बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल, अगला है, मैंने कहा ना अल्कोहल जो है एम्फी रिएजेंट टाइप का नेचर, एम्फी रिएजेंट नेचर रखता है। तो अल्कोहल का बिहेव कैसा है, अल्कोहल का नेचर कैसा है, यदि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे तो हम यहां लिख सकते हैं व्हेन अल्कोहल बिहेव एज, व्हेन अल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, व्हेन अल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल then कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज ब्रेक। देखो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है उस कंडीशन में जो है O और H की तरह बॉन्ड, O और H की बॉन्ड टूट रहा है। और जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, जब अल्कोहल
इलेक्ट्रोवाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है, उस कंडीशन में अल्कोहल जो है कैसा हो जाता है, अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो ये अल्कोहल है, अब अल्कोहल की कोई भी रिएक्शन जो है, मान लो सपोज करो हम एसिडिक मीडियम में कराते हैं, कोई भी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराते हैं, ठीक है, सपोज करो किसी Br माइनस से कराते हैं, तो आप यहां पे देखो क्या होगा कि यहां के इलेक्ट्रॉन इसको ले लेंगे, लेने के बाद में हमारे पास में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। ये देखो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल जब बना तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस बॉन्ड को तोड़ के और हमारे पास में कार्बोकैटायन बना देगी साथ में H2। तो अब यहाँ देखो R+ जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है, अब इसके पास में कोई भी Br- आएगा तो ये RBr बना देगा। तो यहाँ पे अल्कोहल का नेचर कैसा हो गया, लेकिन ध्यान रखना अल्कोहल जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव तब करता है जब अल्कोहल की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराई गई हो, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि फिनोलिक अल्कोहलिक ऑक्सीजन जो होती है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन गेन करके प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होता है, वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बनता है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बनने की वजह से कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन किसी भी न्यूक्लियोफाइल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे आप लोगों को दो प्रकार की केमिकल रिएक्शन आ गई कि एक में तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और एक में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। तो हमारी दो केमिकल रिएक्शन जो अल्कोहल है वो दो प्रकार की रिएक्शन हो गई। मैं इसको यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो हमारा अल्कोहल है, इस अल्कोहल में दो प्रकार की केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। एक रिएक्शन तो ये होगी, दूसरी रिएक्शन भी ये होगी, ठीक है। अब यदि ये अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है तो हमारा ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो एक तो हमारी केमिकल रिएक्शन वो हो गई, दोज रिएक्शन in which the bond is break। दूसरी वो रिएक्शन हो गई जिसमें अल्कोहल किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। in this type of reaction the RO bond is break। R और अल्काइल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास में दूसरी हो गई। नेक्स्ट हम पहले ये वाली रिएक्शन पढ़ते हैं, द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द अल्कोहल इन विच ऑक्सीजन द बॉन्ड ऑफ द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज ब्रेक, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी केमिकल रिएक्शंस हो गई हमारी पहला है द केमिकल रिएक्शन, पहली प्रकार की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, द केमिकल रिएक्शन in which the bond break of alcohol between ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कि वो केमिकल रिएक्शन, अल्कोहल की वो केमिकल रिएक्शन जिनके बीच में बॉन्ड जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला टूट रहा हो, वो केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल्स। तो पहली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, ठीक है। देखो बच्चों, चाहे अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, दोनों का ये नेचर होता है कि जब भी वो एक्टिव मेटल से रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्रोजन फ्री करते हैं,
तो यहां हम लिखेंगे बोथ एल्कोहल एंड फिनोल, both alcohol and phenol contain nature when they reacts with active metal, when they react with active metal, then they release hydrogen gas, then they release hydrogen gas. अल्कोहल और फिनोल का ये नेचर होता है कि जब भी वो एक्टिव मेटल से रिएक्शन करते हैं उन तब वो हाइड्रोजन गैस फ्री करते हैं। एक्टिव मेटल्स कौन कौन से होते हैं? जो भी मेटल एल्कलाइन और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एल्कलाइन और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो एलिमेंट होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं हमारे? वो सभी के सभी हमारे एक्टिव मेटल्स होते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ alkyl and alkyl earth metal are active metal। सभी जो है एल्काइल और एल्काइल अर्थ मेटल है सभी के सभी कैसे मेटल होते हैं? एक्टिव मेटल होते हैं, रिएक्टिव मेटल होते हैं। ठीक है, मतलब और थर्ड पॉइंट है, देखो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री हो रही है, हाइड्रोजन मतलब H+ आयन फ्री हो रहा है। तो इस रिएक्शन से हमें ये भी तो नहीं होता है कि कोई भी मेटल जो है, कोई भी सब्सटेंस जो है एक्टिव मेटल के साथ में हाइड्रोजन जो फ्री करते हैं, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, जब एक्टिव मेटल के साथ में हाइड्रोजन गैस इवरेट करते हैं तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि वो सब्सटेंस कैसा है? एसिडिक है। तो ये रिएक्शन हमें क्या एक्सप्लेन कर रही है? ये रिएक्शन हमें ये एक्सप्लेन कर रही है कि अल्कोहल और फिनोल जो है एसिडिक होते हैं नेचर में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन एक्सप्लेन दैट this reaction explain that alcohol, phenol are acidic in nature, आगे एक पॉइंट आप नोट कर लेना, मैं यहाँ बोल रहा हूँ धीरे धीरे। By this reaction it is clear that alcohol and phenols are acidic in nature। आगे लिखोगे आप लोग इसके अंदर, because we know that when any organic substance react with any active metal and produce hydrogen gas, that means it is clear that the substance is acidic in nature। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो कैसा है? एसिडिक होता है नेचर में। मैं वापस रिपीट करता हूं, when a substance react with active metal and produce hydrogen gas, that means the substance is acidic in nature। कि जब भी कोई सब्सटेंस मेटल के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस फ्री करता है तो that means clear that chemical, the substance is acidic in nature, that is the okay। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम कि किस प्रकार से कोई मेटल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस फ्री करता है और उसके एसिडिक नेचर को कैसे एक्सप्लेन करता है वो देखो आप लोग। देखिए, मैं सपोज करो एथेनॉल ले लेता हूं यहां पे, और इस एथेनॉल की रिएक्शन मैं किससे कराता हूं? सोडियम से। तो यहाँ सोडियम में ले लेता हूँ 2 यहाँ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारे पास में CH3CH2ONA,
और साथ में हाइड्रोजन गैस का इवेपोरेशन, यानी हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये हमारा एल्कोहल है, और एल्कोहल में भी आप इसको क्या बोल सकते हो, एथेनॉल है, एथेनॉल हो गया। ठीक है, ये हमारा सोडियम मेटल है, दिस इज सोडियम मेटल। और ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम है सोडियम एथोक्साइड, दिस इज नॉन एज सोडियम एथोक्साइड। क्लियर? तो अब हमारे पास में देखो कि यहां से हाइड्रोजन हटे और इसकी जगह सोडियम लग गया, तो सोडियम एथोक्साइड बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस फ्री हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले ये जो सोडियम मेटल है, ये सोडियम मेटल जो है सोडियम कैटायन में फ्री हो जाएगा, और साथ में हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो सबसे पहले सोडियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और सोडियम प्लस में बन गया। ठीक है, अब क्या होगा कि CH3 एल्कोहल के जो 2 मॉलिक्यूल है, इसमें ये बॉन्ड टूटेंगे तो ऑक्सीजन पे तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन 2 फ्री होंगे, उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो देखो हमारे पास में क्या बन गया, एक तो 2 मॉलिक्यूल तो एथोक्साइड आयन के बन गए, इसको एथोक्साइड आयन कहते हैं, और साथ में हमारे पास में जो है 2H प्लस बन गए। अब जो एथोक्साइड आयन बना था हमारे पास में 2CH3 CH2O माइनस, इनसे तो क्या जुड़ जाएंगे, 2 सोडियम प्लस जुड़ जाएंगे, और 2 सोडियम जुड़ने के बाद में हमारे पास में CH3 CH2ONA सोडियम एथोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास में 2H प्लस आयन बने, वो 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़कर हमारे पास में H2 गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां देखो, यहां तो हमारे पास में क्या बन गया, सोडियम एथोक्साइड बन गया, और यह हाइड्रोजन गैस फ्री हो गई। तो ये इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म है, ये क्या है, दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब आप किसी भी मेटल से कराओगे तो इस रिएक्शन को हम फिनोल के साथ करा देते हैं, ऐसी की ऐसी मैकेनिज्म होगी। तो देखो बता दो इसको, मैकेनिज्म आप कर लेना, मैं रिएक्शन लिख देता हूं। यहां पे एल्कोहल की करा दी, अब यहां पे मैं फिनोल की रिएक्शन करवा देता हूं। देखो ये आपका फिनोल है, फिनोल का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। इस फिनोल की रिएक्शन में किससे कराता हूं, सोडियम से। तो देखो ऑक्सीजन पर तो लग जाएंगे दोनों सोडियम, और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन की फॉर्म में निकल जाएंगे। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास में ONA के 2 मोल बन जाएंगे, और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस का इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास में एल्कोहल और फिनोल की जब एक्टिव मेटल, आप ऐसा नहीं है मैग्नीशियम भी करा सकते हो, एल्युमिनियम से भी करा सकते हो। एक रिएक्शन जो हमारी NCERT की बुक में दे रखी है, मैं वो और करा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, डाल लीजिए इसको। देखिए C पे CH3 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 OH। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका नाम क्या है, कॉमन नेम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन मैं किससे कराता हूं, एल्यूमिनियम से। अब देखो बच्चों, आप लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3 होती है, जबकि एथोक्साइड की वैलेंसी कितनी, एथोक्साइड आयन बनेगा उसके ऊपर एक ही चार्ज होता है माइनस यहाँ पे, इसका मतलब उसकी वैलेंसी कितनी होती है। तो यहाँ एक एल्यूमिनियम 3 एथोक्साइड आयन से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होगा, रिएक्शन में यहां से हटेगा तो ये को C प्रोडक्ट देखो इसका CH3O है ना, और इस पे कितने मोल लग जाएंगे, 3, और ये एल्यूमिनियम जुड़ जाएगा इसको। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ट्राई एथोक्साइड। क्या नाम होगा इस प्रोडक्ट का, एल्यूमिनियम ट्राई एथोक्साइड। ठीक है, अब यहां पे आप एक काम करो, 6 ले लेता हूं, 6 मोल ले लो। तो यहां पे आप कितने ले लोगे, ठीक है, 6 मोल लेने पर 6 मोल लेते हैं, 1 मिनट रुको आप। ठीक है, 6 मोल ले लेते हैं पर इसको। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हम जो है यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो देखो 6 एथोक्साइड और 2 एल्यूमिनियम, 3 दूनी 6 और 6 हो जाएंगे। तो यहाँ 2 लगा दो आप,
तो देखो सब रिएक्शन रन हो गई, एथोक्साइड आयन भी 6 हो गए। अब हाइड्रोजन कितनी होगी 6, तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं 3H2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? एक बार वापस रिपीट कर देता हूं आप लोगों को, ठीक है। हमने टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराई, एल्यूमिनियम से। अब एल्यूमिनियम आप लोगों को पता है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है, +3 एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3 होती है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होने की वजह से हमको पता है एक एथोक्साइड आयन की वैलेंसी कितनी होती है, -1। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम जो है 3 एथोक्साइड आयन से जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जो है कितने फ्री होंगे, 3। अब अपन जो है 3H2 लिख नहीं सकते, तो हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएगी। इसलिए अब इसको हाइड्रोजन की संख्या पूरे में निकालने के लिए हमने एथोक्साइड आयन के कितने मोल ले लिए, 6, और एल्यूमिनियम के कितने ले लिए, 2। तो अब हमारे पास है देखो यहाँ टर्सरी एथोक्साइड हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस हमारे पास में यहाँ पे बाहर निकल जाएगी। तो ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन हो गई जो है, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ बेस। रिएक्शंस विथ बेस मतलब सोडियम, तो इसके अंदर लिखिए लिखिए रिएक्शंस विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम कह सकते हैं कि जब अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है। तो इसका अंदर लिख सकते हैं व्हेन अल्कोहल reacts with sodium hydroxide then sodium alkoxide is formed। तो हमारे पास में सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। देखो इधर CH3 CH2OH, दिस इज नोन एज एल्कोहल। इसको हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो इधर से देखिए तो हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये H और OH बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास में क्या बन जाएगा CH3 CH2ONA। इसे कहते हैं सोडियम एथोक्साइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सोडियम एथोक्साइड। तो ये आप लोगों के बच्चों जो है आपका जो है रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो रिएक्शन अपन पढ़ेंगे अल्कोहल की एसिडिटी, वो कल के चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, थैंक्स।